नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा स्वागत है आप नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तबीयत ख़राब थी मेरी थोड़ी। सरकारी स्कूल की छुट्टियों में थी शीतकालीन की, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो चलो हम अब सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो आपको रोज़ एक नए सीरीज़ के साथ में ये वीडियो मिल जाया करेगी। तो हमने 100 प्रश्न ऑलरेडी आंसर्ड कर लिए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं 101 से। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 101 प्रश्न कह रहा है कि कूलॉम के नियम में दो बिंदु आवेश के बीच में, देखो कूलॉम का नियम फॉर्मूला ही होता है। चित्र देखो, एफ ई बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। चलो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। उनके बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच की दूरी ना, उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमांक की स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं कि उनके बीच की दूरी के। नेक्स्ट देखो, आवेशों के गुणनफल, ये तो सही है अपना स्टेटमेंट भाई, Q1 गुना इंटू Q2 होते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है अपना। नेक्स्ट, माध्यमों के परावैद्युतांक, ये भी गलत है। तो अपन का केवल स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें सेकंड वाला कौन सा, डी। तो डी इज द करेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे, के यहाँ कूलॉम का नियतांक होता है, ठीक है ना, जिसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, ठीक है ना। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। चलो देखते हैं 102 क्वेश्चन। किसी धातु के तार में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी ठोस धातु के तार में हमेशा विद्युत का प्रवाह उसके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और यदि आपसे विद्युत वेदांत में पूछ ले तो उसमें आयन करना है आपको, ठीक है ना। तो किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक विद्युत तापक आई मिनट में 320 जूल एक 4 ओम प्रतिरोध को आपूर्ति करता है। तो तब ए में मतलब ए का मतलब क्या है, धारा का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, धारा का मान। तो अपने पास एक ही फॉर्मूला आता है, H बराबर आई स्क्वायर आर गुना टी। रख देते हैं मान। H का मान यहाँ पर 320 है, ठीक है ना, बराबर आई स्क्वायर का मान अपन को ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात अपन को करना है। प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, गुना टी कितना है, 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं सेकेंड में, तो ये हो जाएगी 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 320 बटे 4 गुना 60। ये मान आ जाएगा आई स्क्वायर का, ये मान आ जाएगा भैया जी आई स्क्वायर का। और आई का मान निकालने के लिए इसका पूरा रूट ले लेंगे। तो 320 बटे 4 गुना 60, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आता है 1.15, जिसको अपन 1.2 के नाम से जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट कर लेना। आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना, H बराबर आई स्क्वायर आर गुना टी, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, दिए गए परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है। तो धारा का मान पूछ रहा है अपन को, वही फॉर्मूला ओम का नियम, बी बराबर आई गुना आर, ठीक है भैया जी। तो वोल्टेज कितने अपने पास, वोल्टेज 100 वोल्टेज हैं, तो इसके लिए रख देते हैं 100। करंट का मान पूछ रहा है और अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ लिख देते हैं अपन टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तीनों सीरीज में हैं, तीनों किस में, तीनों सीरीज में। ये 10 ओम हुआ, ये 5 ओम हुआ, ये भी 5 ओम। तो 10 5 और 15 कितने, टोटल 20 ओम हो गए, टोटल हो गया 20 ओम। तो रख देते हैं 100 बटे 20 ओम, इधर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा और आई का मान निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा, 2 के 5, तो आई आएगा 5। और चूंकि विद्युत धारा तो एम्पियर, तो 5 एम्पियर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान प्रश्न था और अच्छा भी प्रश्न था, हम इसको इम्पोर्टेंट कह सकते, अच्छा प्रश्न था। चलो देखते हैं नेक्स्ट 105। देखो, ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम है, जिसमें आने वाली धाराओं किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। देखो, तो कौन कौन सी धारा आ रही है, 9 एम्पियर की यहाँ आ रही है और 6 एम्पियर की इधर से भी आ रही है। तो 9 + 6 की तो आ रही हैं, जो कि बराबर होंगी किसके, जाने वाली धाराओं की। अब जाने वाली धाराओं में एक तो ये जा रही है
और एक ये जा रही है। तो इसका मान तो पता है कितना, इसका मान 3 हो जाएगा, प्लस इसका मान अपन को ज्ञात करना जो ऑलरेडी आई उन्होंने दे रखा। भैया जी ये 1 नहीं है, इसको आई ले, ठीक है ना। तो नोट से कितने हो गए, 15 बराबर 3 प्लस आई। एक्चुअल में वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है आई की, तो 3 इधर हो जाएगा, तो 15 माइनस 3 बराबर आई हो जाएगा। तो आई का मान आ जाएगा 12। चूँकि ये विद्युत धारा है, एम्पियर है, तो एम्पियर में इसका मान, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो नियम है किरचॉफ का फर्स्ट नियम है, उसका नियम का स्टेटमेंट है, यदि किसी जो नोड पे है उस पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। एक स्थिर विद्युत, देखो भैया जी स्थिर विद्युत है, कौन सी है, स्थिर विद्युत है, आवेश उत्पन्न करता है। देखो याद करना, यदि ये गतिशील विद्युत आवेश होता तो उस स्थिति में चुंबकीय विद्युत दोनों उत्पन्न करता है इफेक्ट। लेकिन ये चूंकि ये स्थिर विद्युत इफेक्ट है, स्थिर विद्युत आवेश है, वो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कौन, स्थिर विद्युत आवेश, ठीक है ना। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। भैया जी ताप में बदलने का काम केवल प्रतिरोध करता है, ठीक है ना। केवल कौन करता है, प्रतिरोध। तो ए ऑप्शन इज द इसका करेक्ट आंसर। जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उतनी ही ताप उसमें अपन को उतनी ही ज़्यादा हीट उत्पन्न प्राप्त होगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भैया जी, हाँ, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह, देखो किसी भी चालक तार में विद्युत धारा किसके प्रभाव के अंतर के कारण होती है। तो इसमें हमेशा याद रखना वैभव या वोल्टेज, ठीक है ना, वैभव या वोल्टेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि विभव में अंतर होगा तो विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगी, यदि विभव में अंतर नहीं है तो विद्युत धारा अपन के प्रवाहित सर्किट में नहीं होगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। विद्युतीय विभव में अंतर होने की स्थिति में ही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह को, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आपको चालक के जो नेटवर्क है, जो किसी भी चालक तार के नेटवर्क को समझना है तो हम उसमें किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं। सीधी सी बात से किरचॉफ का नियम, 2 नियम है किरचॉफ का, फर्स्ट नियम और द्वितीय नियम। तो अपन चालक में किसी नेटवर्क को समझने के लिए किरचॉफ के नियमों का प्रयोग किया जाता है। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, देखो इसको समझो। धातु का ताप बढ़ाने से, पहले तो इसको आंसर समझ लो आप। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ता कैसे देख लो। माना कि धातु का कोई चालक तार है, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होंगे जब तो वो चालक बनेगा। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन, जैसे इसका तापमान बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर बढ़ जाएगी, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर बढ़ जाएगी। अब जैसी टक्कर बढ़ेगी तो टक्कर बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे इनके बीच में टक्कर बढ़ेगी, क्योंकि ये जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो वैसे गति करना स्टार्ट कर देंगे, तो गति करेंगे तो आपस में टक्कर लगेगी। अब उदाहरण के लिए ऐसे समझ सकते हैं, कोई ट्रैफिक है, ट्रैफिक में बहुत सारी गाड़ियां हैं, एक दूसरे से इधर उधर मतलब भाग रही, तो टकराएंगे तो एक दूसरे का प्रतिरोध बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही सिस्टम ये, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातु तार में। जब जैसे टेम्परेचर इसका मान अपन बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के बाद में एक दूसरे की टक्कर बढ़ जाएगी। टक्कर बढ़ने के कारण उनका प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका। चलो नेक्स्ट देखो,
किसी व्यक्ति, ये तो डेटा है आपको याद रखनी है, किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए देखो 9 माइक्रो एम्पीयर तक, 9 माइक्रो एम्पीयर तक मनुष्य के लिए विद्युत धारा घातक नहीं है, 9 माइक्रो एम्पीयर तक मनुष्य सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध, देखो ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध होता है 1000 ओम, और ये कई बार पूछा है एग्जामों में, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि अपन ह्यूमन बॉडी मतलब अपने शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। देखो ये थोड़ा डिपेंड करता है शरीर के स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना। तो लेकिन हम जो आइडियल मानते हैं वो 1000 ओम मानते हैं कि जो अपने शरीर का है वो 1000 ओम प्रतिरोध होता ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करो। देखो 20 ओम के तीन प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बना दो। चलो त्रिभुज अपन बना लेते हैं। एक प्रतिरोध ये लग गया, दूसरा प्रतिरोध ये लग गया, और तीसरा प्रतिरोध ये लग गया। इसका भी मान 20 ओम है, इसका भी 20 ओम है, और इसका भी 20 ओम, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है किन्हीं दो छोर, मतलब एक छोर ये रीना और एक छोर ये रीना, इसको मान लेते ए पॉइंट, इसको मान लेते बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। देखो आसान है, ये पॉइंट बन गए दोनों, ठीक है ना, ये पॉइंट बनेंगे दोनों, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों तो हो गए श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, और ये इनके समांतर क्रम में हो जाएगा। तो पहले तो इन दोनों श्रेणी क्रम का निकाल लेते मान, तो इनका तो मान आपस में जुड़ जाएगा, तो इनका मान हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 20 + 20, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 40, कितना हो जाएगा 40। तो मतलब अब ये सर्किट थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब यहाँ हो गया 40 ओम और यहाँ हो गया 20 ओम, ये होगा ये पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा ओम। इसका मान तो 40 ओम आ गया, उसका मान कितना आ गया 20 ओम आ गया। लगा दो वही समांतर वाला 1/R बराबर 1/40 प्लस के 1/20 आ गया। तो चलो 40 लघुत्तम आ गया, तो यहाँ 1 + के 2 हो गया, तो 1/R आ गया 3/40। उल्टा कर दो सबको, तो R का मान आ जाएगा 40/, है क्या ऑप्शन अपन का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न, ठीक है ना। तो 40/3 ओम इसका आंसर आ जाएगा यदि प्रतिरोधों को अपन त्रिभुजों के क्रम में जोड़ते हैं तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखो उसमें त्रिभुज थे, इसमें वर्ग है, चलो बना लेते हैं वर्ग कि 10 ओम के 4 प्रतिरोधों को एक वर्ग, चलो वर्ग बना लेते हैं। एक प्रतिरोध, 2, 3 और ये हो गया 4, सबका मान कितना है 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम और ये 10 ओम, ठीक है ना। तो वर्ग के नहीं एक भुजा के दो छोर, एक भुजा के दो छोर मान लेते, ये दो छोर मान लेते, इसको मान लेते 1 पॉइंट, इसको मान लेते 2 पॉइंट। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात, देखो इसमें ये 3 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये 3 क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम। तो निकाल लो इनका टोटल, R बराबर हो जाएगा 10 + के 10 + के 10 बराबर 30 ओम हो गया, ठीक है नहीं। अब इसके समांतर में हो जाएंगे तो सर्किट थोड़ा इस तरह से चेंज हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी, तो यहाँ तो हो गया 30 और यहाँ हो गया 10। निकाल लो मान आप, 1/R बराबर 1/30 प्लस के 1/10, लघुत्तम आ गया 30, तो 1 + के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/30, तो ये 30/4 आंसर है क्या कोई अपना ऑप्शन 30/4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/R का मान आ जाएगा 15/2, चूँकि प्रतिरोध है तो ओम का मात्रक लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, 3 फॉर्मूले पावर के बनते हैं, जो 3 फॉर्मूले सही हैं वो करेक्ट हैं, बाकी के सारे गलत। तो ये खुद आप मेरे को कमेंट में बताओ कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। आइडिया दे देता हूँ आपका, P बराबर होता है V × R, ठीक है ना। बाकी आप B बराबर IR मतलब ओम के नियम का उपयोग करते हुए बाकी के फॉर्मूले आपको खुद को बनाना है। तो ये 115 आपके लिए होमवर्क है जी। तो कौन से इसमें मतलब 3 फॉर्मूले तो सही हैं और एक फॉर्मूला गलत है, वो कौन सा है गलत आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। चलो देखो, ये देखो 116 वाला, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आवृत्ति के घटने से परिपथ का देखो,
यदि इंडक्टेंस का प्रतिघात पूछता है, इंडक्टेंस को अपन प्रदर्शित करते हैं XL से, तो इसका प्रतिघात होता है 2πf और L। अब ये कह रहा है कि आवृत्ति, देखो XL समानुपाती होती F के, तो आवृत्ति बढ़ेगी तो इसका प्रतिघात भी बढ़ेगा। तो आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टेंस घटेगा, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो यदि कैपेसिटेंस के लिए पूछता है तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं XC से, और उसका मान जस्ट इसका रिवर्स होता है 1/2πf C होता है, ठीक है ना। तो इंडक्टेंस के लिए तो XL का मान होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस प्रतिघात, उसका मान तो होता है XL बराबर 2πfL, और कैपेसिटेंस प्रतिघात का मान होता है XC बराबर 1/2πfC। नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको उसको डिटेल में बता दूंगा, इसको उत्पन्न कैसे करते हैं, कहाँ से आते हैं। बाकी आप ये दो फॉर्मूले फिलहाल आपको याद रखने हैं। तो आवृत्ति इसके जस्ट समानुपाती होगी, मतलब आवृत्ति घटेगी तो उसका इंडक्टेंस प्रतिघात भी घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रश्न, अब देखो इसमें तो ये तो आसान है, गणित वाला प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। देखो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक है ना, और मिनी का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो ये डी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान होगा इससे हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखो बहुत ही आसान है, 2 किलो ओम, किलो का मतलब क्या है 1000, के का मतलब होता है 1000, तो 2 है तो 2000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। देखो कांच की छड़ को, जब मैंने आपको पहले बता दिया, यदि कांच की छड़ को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है, न कि गतिक विद्युत केवल मोटर जनरेटर में ही उत्पन्न होती है। किसमें? मोटर और जनरेटर में। लेकिन कांच की छड़ में हमेशा स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया। एक लैंप यदि जल जाए, देखो समांतर क्रम में ही लगाते हैं हम सारी चीज़ों को, और उनको लगाने का कारण भी यही है। एक बल्ब ये लगा हुआ है समांतर में, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ, ठीक है, और भी लगाते, एक ये लगा हुआ, ठीक है, समांतर क्रम में लगा हुआ। एक बल्ब यदि खराब हो जाता है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यूँ के तो जमेंगे, तो प्रभावित नहीं होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 120 का बी इज द करेक्ट आंसर, प्रभावित नहीं होंगे। देखो हमेशा याद रखना, यदि रोड लाइट की पूछे आपसे या घर के लैंप की पूछे तो हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में सर्किट लगाया जाता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो 121 नंबर, आसान है। 6 वोल्टेज है, 12 एम्पीयर की धारा है, तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो बी बराबर IR लगा दो। अपने पास मान सारे ये हैं। बी का मान कितना है? 6 वोल्टेज है, धारा का मान 1.2 है, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है हमको, तो 6 में भाग दे देंगे 1.2 का, बराबर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। 12×5 = 60, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 5 ओम आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। तो 121 में आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना ओम आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो अपन का फॉर्मूला था हीट का, H बराबर I²R, मतलब हीट समानुपाती होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ही हीट उत्पन्न होगी। अब ये कह रहा है कि 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हमने क्या कर दिया, ये रेजिस्टेंस को R की जगह आधा कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस को R/2 कर दिया। तो भैया जी ये जब इसके समानुपाती है तो रेजिस्टेंस आधा हो गया तो ऊष्मा भी आधी हो जाएगी, मतलब 60 में भाग लग जाएगा 2 का, तो 30 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो 30 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको
दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस। यदि रेजिस्टेंस H समानुपाती R है और रेजिस्टेंस अपने आधा कर दिया तो जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है वो भी आधी हो जाएगी। तो पहले 5 सेकंड के लिए ऊष्मा थी 60 जूल, तब रेजिस्टेंस था R, लेकिन रेजिस्टेंस को आधा कर दिया हमने, तो रेजिस्टेंस को आधा करने पर प्रतिरोध भी अपन की हीट भी आधी हो जाएगी। मतलब 60 जूल का आ जाए, मतलब 30 जूल अपन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है। 3 सेकंड टी का मान दे रखा है कितना, 3 सेकंड। अच्छा ठीक है। कूलाम क्यू बराबर दे रखा हमको 30। तो ये पूछ रहा प्रवाहित धारा, तो क्यू बराबर होती है आई गुना टी, फॉर्मूला ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख दो। क्यू का मान दे रखा 30, आई का मान अपन को ज्ञात करना है, समय है 3 सेकंड, तो 30 ये बटे में आ जाएगा, टी बराबर कितना है, तो ये आ जाएगा, सॉरी आई है ना यहाँ पर, आई हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगी 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला यूनिट का, ये भी बहुत आसान है। देखो 50 वाट के, ओके 50 वाट के 10 वाला पर 10 से गुना कर दो, प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं और 30 दिन की पूछ रहा है, ठीक है, बटे 1000 कर दो, यूनिट आ जाएगी 3 जीरो से 3 जीरो चल जाएंगे, 5 15, 150 यूनिट आंसर आ जाएगा। देखो यदि आपने फॉर्मूले याद हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो प्रश्न को करने में तो मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगता है आपको। अब इसमें क्या है बताओ, सबको गुना ही तो करना, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया तरीका। यदि आपको किसी चीज़ की यूनिट निकालनी है तो उसके बाट से कितने घंटे हैं कितने दिन हैं उसको सबसे गुना करके 1000 का भाग दे दो, यूनिट आ जाएगी। और यूनिट आने के बाद यदि यूनिट का भी पेमेंट दे रखा है कि 40 पैसे है 50 पैसे है, तो उसको उससे गुना करने पर उसका पूरे महीने का बिल भी आ जाएगा अपने पास में। तो इसमें केवल यूनिट पूछ रहा है तो 1000 का भाग दे देंगे अपन, तो 150 यूनिट आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड लगेगी आपको प्रश्न को हल करने में, केवल 10 सेकंड। तो यदि आपके कंसेप्ट क्लियर, तभी तो कहता हूँ मैं आपसे कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से कंसेप्ट को क्लियर रखो अपने। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो अब कहीं भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कंसेप्ट को ज़रूर आपको क्लियर करके रखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 125 तो हो गई, 126 करवा दूंगा मैं। तो पहले अपन देखते हैं 126 वाला। तो प्रतिरोधों को देखो, प्रतिरोध को, कैपेसिटर को, इंडक्टेंस को, तीनों को नापते हैं, लेकिन इसमें केवल पूछा है प्रतिरोध को। मैं आपको सबकी एक सारणी बनवा दूंगा, उसमें सारणी में सब कुछ को डायरेक्ट मैं डिफाइन कर दूंगा कि प्रतिरोधों को कैसे नापते हैं और कैपेसिटर को कैसे नापते हैं और इंडक्टर या प्रेरक तो कैसे नापते हैं। तो इसमें पूछा है केवल प्रतिरोधों को, मतलब यथार्थ मतलब शुद्ध से मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग अपन प्रतिरोधों को नापने के लिए, शुद्ध प्रतिरोध को मान ज्ञात करने के लिए किया जाता। वही वाला है पी क्यू बराबर आर एस वाला, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो 125, देखो 5 माइक्रो हेनरी, 4.3 माइक्रो हेनरी और 0.6 माइक्रो हेनरी के 3 प्रेरक समांतर में लगे, ठीक है, 3 प्रेरक समांतर में लगे हुए इस टाइप, सॉरी इंडक्टेंस है, तो ये कुछ इस टाइप का सर्किट है, ये इस टाइप का सर्किट है, ठीक है ना। इसका 5 हेनरी है, 4.3 माइक्रो हेनरी है, माइक्रो नहीं, 0.6 है, ठीक है। देखो ये समांतर क्रम है, तो देखो याद रखना इनका फॉर्मूला वही है जो प्रतिरोधों को होता है, प्रतिरोध को होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। तो सेम फॉर्मूला इसका है, लेकिन इसकी जगह आ जाएगा 1/H1 प्लस के 1/H2 प्लस के 1/H3। और प्रतिरोधों में आपको मैंने बताया है कि समांतर क्रम में जो सबसे कम मान होता है उससे भी कम मान प्राप्त होता है हमें। तो इसमें सबसे कम मान है 0.5 mH, तो मतलब इससे भी कम मान प्राप्त होगा कुल, जो इनका कुल मान प्राप्त होगा, कुल प्रेरक का मान प्राप्त होगा भैया जी, वो 0.6 मिनी हेनरी से भी कम प्राप्त हुआ। तो उस स्थिति में अपन को डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अपन को डी इज द
करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। देखो समांतर क्रम में जो सबसे कम प्रतिरोध है या इंडक्टेंस है उससे भी कम मान प्राप्त होता है, लेकिन सीरीज में तो सारी चीज़ें जुड़ती हैं, तो इस लिहाजे से इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये इसके और भी आगे प्रश्न हैं, तो आगे जैसे प्रश्न आएंगे इसके तो हम आगे आपको चर्चा करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखो वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू देखा करो, मैं समझ सकता हूँ थोड़ी इलेक्ट्रिकल है और ये थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को, ऐसी बात नहीं कि फटाक से समझ में आ जाए, ये थोड़ा लॉजिकली चीज़ होती हैं। और दूसरी बात है प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मैक्स मैंने परफेक्ट, परफेक्ट मैक्स मैंने प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो अब जितनी प्रैक्टिस करोगे सवालों को जितना आप निकालोगे, जितने फॉर्मूले आप करोगे, जितना कंसेप्ट आप क्लियर रहेगा, उतना ही मज़ा आएगा आपको प्रश्नों को हल करने में। तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और मैं एक एक चीज़ को डिटेलिंग में समझा रहा हूँ। और ये सीरीज ख़त्म होने के बाद में फिर एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें पूरी सीरीज़ों को निचोड़ हो जाएगा, तो उसमें सारे फॉर्मूले अपन डिस्कस कर लेंगे, और जो भी लॉ हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे, तो एक तरह से वो रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल होने के बाद में फिर मैं डीसी एसी सर्किट लाऊंगा, फिर मशीन लाऊंगा, पावर सिस्टम लाऊंगा, स्विच गेट प्रोटेक्शन लाऊंगा। तो लगभग ये सीरीज है, तो लगभग 150-200 वीडियो हो जाएंगे मेरी, मतलब आपको पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सारा कोर्स यहीं पे मिल जाएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी फ्री में, बिल्कुल आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यूट्यूब पे एक एक चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको फालतू में अपने पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा देखा करो, प्रश्नों को अपने रजिस्टर में नोट करके उनको थोड़ा रिवाइज किया करो, वीडियो को थोड़ा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी सहपाठी मित्र हैं उनसे ज़रूर आप संपर्क करके उनको भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई, और मैं अपना प्रयास करूँगा बेस्ट से बेस्ट आपको जितना। देखो अभी ये मेरी स्टार्टिंग है, ठीक है ना, तो जो भी मुझ में कमी लग रही है, ठीक है ना, तो वो उन कमियों को भी सुधारने का प्रयास मैं करता हूँ, हमेशा से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता कहाँ मेरी कमियाँ हैं। उन कमियों को भी मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा, और आपसे रिक्वेस्ट है आप मेहनत करके आप पढ़ाई करो बस, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।